अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनी शाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। इसी तरह अपनी मोहब्बत, अपना प्यार, अपना खुलूस और इसी तरह सैटरडे संडे सुबह उठ के हमारा शो देखें, इसे पसंद करें। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे होते हैं कि जब आप आराम करते हैं और वो 2 दिन जब आप हमारा शो देखते हैं, तो इसके लिए तो मैं हज़ारों शुक्रिया आपकी अदा करूं तो वो भी कम है। ये इतनी मोहब्बत है आपकी, क्योंकि नींद जो है वो एक बड़ी मीठी चीज़ है, जो उसके लिए इंसान बहुत सारी चीज़ें जो है ना उसकी क्या कहते हैं, उसको कुर्बान भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें। पर आप मेरा शो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बगैर बिल्कुल, आपको पता है कि सैटरडे मेरे साथ कौन होते हैं। अक्सर डॉक्टर साहब जो हैं बीच में एक आध छुट्टी कर लेते हैं और मेरा सेगमेंट जो है वो अलग कर देते हैं, पर कोई बात नहीं, मसरूफियात डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से हम कहते हैं चले ठीक है आज हम बर्दाश्त कर लेते हैं। पर बात ये कि आपको पता है जैसे कि हमारे साथ हमारे पहले सेगमेंट में होते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल वही एवरग्रीन। डॉक्टर साहब आज तो आपने बड़ा ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है, घर वालों ने कहा था या आज आपने खुद पहना है? असल में आपको मालूम है, एक दफ़ा हमने कलर पर डिस्कशन किया था, तो ब्लैक कलर जो है वो इंटरनेशनल कलर जी। कहलाता है और पर्सनालिटी के हिसाब से बड़ा प्रोमिनेंट माना जाता है। पहले ऐसा होता था कि ब्लैक हमारा गम की निशानी होती गम की थी, निशानी। लेकिन अब ये फैशन में चला गया ये। जी। तो बस आज ऐसे ही लगा कि कुछ यही ड्रेसिंग हो जाए। हाँ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम मुख्तलिफ टॉपिक पे बात करेंगे, जिस पे हम महंगाई पे भी जाएंगे, पर बाद में। सही उससे है। पहले हमारा जो टॉपिक है, मैं अपने देखने वालों को भी कहती हूँ कि टीवी स्क्रीन्स पे आपके फ़ोन नंबर आ रहे हैं हमारे लाइव कॉल के। अगर आप कॉल करना चाहें तो हम एक दो कॉल ज़रूर लेंगे ताकि टॉपिक मुकम्मल हो, ज़्यादा कॉल्स नहीं ले सकेंगे। फिट्स, जो झटकों की अक्सर हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती कि बचपन में छोटे बच्चे होते हैं उनको झटकों की बीमारी, फिर बिल्कुल, बड़े जो होते हैं उन लोगों को हो उनको जाती भी है और चला फिर होता हम लोग ये समझते हैं कि शायद ये बीमारी होगी। अब तो जब तक जिंदगी है, ये जब तक हमारे साथ रहेगा, है। सही। क्योंकि हमने शायद किसी दौर में ये सुना था। अब इसमें कितनी हकीकत है ये आप बताएं। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये और हमें असल में अवेयरनेस देनी है लोगों को, ताकि लोग वाकिफ़ हो जाएं। हमने देखा है कि बाज़ औक़ात जो बड़ों में हमने देखा कि वो रिक्शा चला रहे हैं, गाड़ियाँ जी। चला रहे हैं, मोटरसाइकिल गाड़ी, वो अचानक अचानक गिर जाते हैं, जी। है ना, इंजरीज हो जाती है, हाँ। चलते चलते गिर गए और हाँ। झटका आने शुरू हो जी। गए, मुंह से झाग आनी शुरू हो गई। फिर बाद में होश में आए तो उन्होंने कहा हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन इसमें हेड इंजरीज हो जाती हैं बड़ी बड़ी, जो है जी। उनमें इनको नुकसानात हो जाते हैं। मैं इन लोगों के लिए मैं यही कहता हूँ जो है कि ये लोग जिनको बड़े होकर जिनको झटके आ रहे हैं, असल में ये एक थोड़ा सा नेग्लिजेंस है पेरेंट का और डॉक्टरों का। जितने भी फिट्स पाए जाते हैं, ये ग्रैंड माल फिट्स या बड़े लोगों के जो झटके आते हैं, ये सब ट्रीटेबल है, अच्छा। सबके इलाज हो जाता है। आप डॉक्टरों के पास जाएं, आप उसका एमआरआई वगैरह कराते हैं, एक्सरे कराते हैं और उसमें डिटेक्ट हो जाता है कि वजह क्या है। जितने जो बड़े लोगों के जो झटके आते हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह दो हैं उनकी। जी। एक उनकी बड़ी वजह इन्फेक्शन है, जो जो चल रहा होता है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन कहलाता है। जी। बाज़ औक़ात ये टीबी कहलाता है, बाज़ औक़ात ये ऐसा लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन जो है जरासीम ऐसा होता है जो मेनिंजाइटिस की शक्ल में पोस्ट मेनिंजियल सिंड्रोम में डेवलप हो जाता है। तो अच्छा। ये होता है कि इनके झटके चलते हैं। इसके अलावा जो थोड़ा सा डेंजरस पहलू है हमारे यहाँ, वो है ट्यूमर का, ट्यूमर रसोली। अच्छा। ऐसे लोगों में जिनके झटके कंटिन्यू रहते हैं हर लाइफ, उनमें कहीं ना कहीं ब्रेन में कोई ऐसी रसौली या अच्छा। सूजन पाई जाती है जो इसका सबब बनती है। अच्छा। समझे ना? तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही जो है हम इसका एमआरआई कराते हैं, उसमें वो चीज़ डिटेक्ट हो जाती है और वो ऑपरेट हो जाती है। अच्छा। जब पेशेंट वो का ऑपरेशन कर लेता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये अच्छा, एमआरआई बहुत आम हो गए, हर जगह, मतलब बड़े हमारे यहाँ कराची में बाहर हर जगह मौजूद होते हैं। वो लाजमी एक दफ़ा जिनको भी झटके आते हैं, एक मरतबा एमआरआई दिमाग का, ब्रेन का लाजमी कराए, लाजमी करवाएं। लाजमी कराए। तो ये बहुत सेटल हो जाते हैं ये लोग। इसका इलाज है, लॉन्ग टर्म मेडिसिन होती है इनकी। अगर ऐसे झटके जिनको आपने ट्रीटमेंट हो गए और अब सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो फिर वो दवाइयाँ इतनी नहीं खाते, नॉर्मल हो जाते हैं। और ऐसे कि जिनमें ट्यूमर्स वगैरह नहीं, नॉन स्पेसिफिक इन्फेक्शन है और वो उनको जो झटके आ रहे हैं, तो ऐसे वो 4 से 5 साल के ट्रीटमेंट में वो रिकवर्ड हो जाते हैं। अच्छा। तो ये होगा। अब ये झटके जो बड़ों के हैं और वो झटके जो बच्चों के हैं, बच्चों के झटकों में हम डिवाइड कर देते हैं ना। अच्छा। एक वो है कि वो पहले दिन से लेके जो है वो 3 माह की उम्र तक है, और अच्छा। एक जो है वो 3 माह से 3 साल तक है, वो ऑनवर्ड है। इनको हम डिवीजन करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं इनके झटकों को और ऊपर के झटकों। इसमें जो सबसे डेंजरस झटके माने जाते हैं वो फर्स्ट डे बेबी के झटके हैं। जैसे बेबी हुआ,
आपने उसको विद इन 2-3 आवर में वो बच्चा झटके लेना शुरू कर देता है। अच्छा डॉक्टर, यहाँ एक चीज़ और ऐड कर दूंगी ताकि उसको भी आप साथ साथ जो है वो बताते जाएं कि डॉक्टर साहब अक्सर ये देखा है कि जिन छोटे जो बच्चे होते हैं जिनको बुखार बहुत हद तक तेज हो जाता है, आया उसकी वजह से भी होते हैं? आप बिल्कुल सही कह रही है। ये जो मैंने एज की क्लासिफाई की ना, जो 3 माह से लेके जो ऑनवर्ड हो रहा है, ये वो बच्चे जिनको हाई ग्रेड फीवर होता है। ये हाई ग्रेड फीवर को हम उसको कहते हैं जो 103, 104 से ऊपर चला जाता है। और ये बच्चों की टॉलरेंस जो होती है उनकी जो है ये लो टॉलरेंस बच्चे कहलाते हैं और इनको जल्दी झटके आ जाते हैं इनको। तो ये जो झटके आते हैं ये फिब्राइल झटके कहलाते हैं, फिब्राइल फिट्स कहलाते हैं। यानी वो झटके या वो कन्वर्जन या वो बच्चों का हिलना या इस तरह से वो जर्की मूवमेंट बच्चों की जो बुखार की वजह से हो रही है उनको फेब्राइल फिट्स कहते हैं। ये फेब्राइल फिट जो होते हैं इनमें, और जो मैंने अभी बताया था कि ब्रेन इंजरीज हो रही हैं या ट्यूमर्स हो रहे हैं, ये वो बात नहीं है। ये जितने भी फेब्राइल फिट्स हैं ये सब तकरीबन 99% ट्रीटेबल होते हैं और ये आगे जाके ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने टेम्परेचर सेटल कर लिया बच्चे आपके कभी भी दोबारा फिट्स नहीं पड़ेगा। तो ये वो बच्चे, लेकिन वो बच्चे जो फर्स्ट डे के हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। अच्छा। या उनकी जो बड़ी वजह, सबसे जो बड़ी वजह फर्स्ट डे जो होती है उसमें ब्रेन इंजरी कहलाती है। दिमाग का जो है चोट लग जाना ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग सिजेरियन जैसे ऑपरेशन हो रहे हैं, उनके हेड पे चोट आ जाती है। और डिलीवरी वक्त आती है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे यूज़ करते हैं तो उससे चोट आ जाती है। अब वो बच्चे फिट्स का शिकार हो जाते हैं। यही बात आ गई कि यही फिट्स, इसकी वजह ब्रेन में कहीं ना कहीं हेमाटोमा बन जाता है, कहीं ब्लड जमा हो जाता है अंदर उनके, वो वजह बनते हैं, झटके का बायस बनता है। ये डॉक्टरों को फौरी तौर पे हमें डिटेक्ट करते हैं हम लोग। जैसे ही देखते हैं एक कंप्लीट थोड़ा एग्जामिनेशन होता है छोटे बच्चे का और हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसमें ये बात डेवलप हो रही है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो सामने इंजरीज नज़र नहीं आती, वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नॉर्मल हुआ है और ऐसा कुछ भी बेबी नहीं है, लेकिन ये फिट्स क्यों आ रहा है इसको ना। तो हम उसको देखते हैं। ये बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनको इत्तेफाक से जो जॉन्डिस, एक पीलिया हमने डिस्कशन किया था, ये पीलिया यानी जॉन्डिस इन बच्चों को अब्रप्टली यानी फौरन हो जाता है, फौरन हो जाता है, फर्स्ट डे हो जाता है ये। और ये फर्स्ट डे इसका स्पाइक इतना ऊपर चला जाता है कि वो सबब बन जाता है झटकों का। और इसी में इनको फीवर भी हो जाता है, इनको वोमिट भी हो जाती है, बिल्कुल पीले हो जाएंगे ये बच्चे। और जैसे ही नॉर्मल फीड नहीं लेंगे ये बच्चे जो होंगे, पैरालाइज से हो जाएंगे, लेथार्जिक बॉडी हो जाएगी इनकी। ये बच्चे हम जैसे ही इनका जब हम बिलिरुबिन टेस्ट हम करते हैं तो इनका जो बिलिरुबिन लेवल होता है, एक ख़ास बिलिरुबिन, एक ऐसे खून का एक ऐसा पार्ट है, ये हमारा जो ब्लड है उनके कुछ डिविजन्स होती हैं। हीम होता है, ग्लोबिन होता है। हीम जो होता है वो मज़ीद डिवाइड हो जाता है, उसमें प्रोटीन आ जाता है, उसमें बिलिरुबिन पोरफायरिन आ जाता है। तो ये जो पोरफायरिन और ये जो बिलिरुबिन है इसका लेवल बढ़ जाता है। अब कहते हैं ये कि कितना बढ़ जाता है, तो बाज़ औक़ात आपको हैरानी होगी कि 20 से 25 से ऊपर चला जाता है मिलीग्राम पर ml। अच्छा। हाँ, ये इतना पर लीटर के हिसाब से पर ml के हिसाब से होता है। जब इतना होता है तो वो क्या करता है कि आपका जो दिमाग का हिस्सा होता है, खास सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हम लोग कहते हैं उसे, वो क्रॉस कर जाता है बिलिरुबिन। और वो क्रॉस करके ब्रेन में चला जाता है और इतना रिपीटली जाके उसको डैमेज करता है कि बच्चा जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसमें फिट्स पड़ जाते हैं। ये सारे बच्चे डेंजरस होते हैं। इन्हें इनके जो बच्चे आप फौरी तौर पे इनको हम लोग, वही MRI तो हम कराते ही कराते हैं, वो सामने चीज़ें आ जाती हैं कि भाई इनको हेमाटोमा बना, इनकी इंजरीज हो गई है और इसमें जो है ब्लड क्लॉट हो गया इसके अंदर। और फिर ये भी हो सकता है कि फौरी तौर पर इनको मेनिंजाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ये विद इन 24 आवर तो 36 आवर में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है इन बच्चों को, वो मेनिंजाइटिस में चले जाता है। और मेनिंजाइटिस के बाद झटके आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, वो भी मेनिंजाइटिस जो झटके का आते हैं उनको भी हम डिवाइड करते हैं, TB मेनिंजाइटिस महीना, और एक होता है बायोजेनिक मेनिंजाइटिस, वो फिर हॉस्पिटल। ऐसे बच्चे जिनको फर्स्ट डे फिट्स आ रहे हैं, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, मैं ये कहता हूँ आप फौरी तौर पर, आपका डॉक्टर को भी ये चाहिए, फैमिली फिजिशियन को, कि फ़ौरन उस पेशेंट को, बच्चे को हॉस्पिटलाइज कराएं और प्रॉपरली उसको मैनेज करें, क्योंकि ये बच्चे आगे जाके 3 बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आपने ये बात बिल्कुल देखी होगी कि ये बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हम कहते हैं कि 6 महीने हो गए, साल हो गया, बच्चा बैठ नहीं रहा है। हमने देखा कि वो बच्चा 4-5 महीने को चीज़ें होल्ड नहीं कर रहा। हमने देखा कि वो तो 2 साल हो गए, वो चल नहीं रहा। तो शुरू में ये डॉक्टर के पास आता है कि सर ये क्या मसला है, हमारा बच्चा चल भी नहीं रहा, जबकि हम बच्चे चल रहे हैं, क्यों हो रहा है। ये वही बच्चे हैं जिनका अर्ली डैमेज हुआ था, अर्ली ब्रेन डैमेज हुआ था इनका। उसमें क्या हो गया, इन बच्चों को जो डिले माइलस्टोन हो गया, ब्रेन ने थोड़ा असर हुआ
तो ये इनका जो है, इनकी जो क्वालिटी आप थी लिविंग की थी, परफॉर्मेंस क्वालिटी, वो डिले हो गई, है ना। यही बच्चे, यही डैमेज ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, पूरा मेंटल रिटायर्ड हो गया। वो कहते हैं ना मलंग बच्चे हो गए, है ना, वो खेल रहे हैं, छोटा सर हो गया उनका, तो उसमें ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। इसी बच्चों को जब हम आपको देख ले आगे बढ़ते हैं तो यही बच्चे आके परमानेंट डैमेज हो जाता है, हाथ पैर पैरालाइज हो गया, आंख चली गई, हाँ डेफनेस हो गई इन बच्चों तो को। डॉक्टर साहब ये फिर रिकवर हो सकते हैं ये ट्रीटमेंट बच्चे के जो बाद या हैं, नहीं? ये बच्चे इन कंप्लीट कवर नहीं होते। नहीं हो सकते। इनमें भी मैंने कहा ना माइल्ड टू मॉडरेट है ना। अगर हमने हल्का हो गया तो सिर्फ बच्चा को जो अटैक था वो हल्का हुआ, वो सिर्फ डिले माइलस्टोन पे आके रुक गया। एक बच्चे का हुआ मेंटल रिटार्डेड जरूर हुआ, लेकिन 25 to 30% समझना, ऑटिज्म डेवलप हो गई, डेफनेस डेवलप हो रही है, मगर ये चीज़ जो है इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। तो लिहाजा ये बच्चे कुछ 25-30% सर्वाइव अच्छी हालत में करेंगे ये लोग, लेकिन बाद बच्चे बिल्कुल डैमेज होते हैं। आपने देखा होगा बहुत बच्चे बिल्कुल बड़े भी हो गए, उनकी सर्वाइवल है उनका, है 18 साल, 20 साल, 25 साल भी मैंने देखा हो जाता है, इससे ज़्यादा ये लोग नहीं जी पाते। इसकी वजह की है कि इनकी पूरी बॉडी इतनी क्रोनिक होती है, ये फिट्स की मैंने बताऊंगा मैं क्या किस में क्या होती है, बॉडी इतना स्टिफ हो जाती है कि वो स्टिफनेस, उनके फ्रैक्चर हो जाते हैं, हाथ पैर के फ्रैक्चर हो गए, ब्रेन हो गई, आँख हो गया, कान हो गया, अब वो इतने बच्चे चल फिर नहीं सकते बिल्कुल। ये कंप्लीट, ये बड़े डैमेज बच्चे होते हैं, ये कंप्लीट रिटार्डेड हो जाते हैं बच्चे, ब्रेन डैमेज हो रहा होता है। तो भाई ये अल्लाह इनको सर्वाइव करता है इनकी, बस हम कहते हैं कि ये बच्चे जो है, हम तो ये कहते हैं कि बच्चे बड़े भगवान बच्चे होते हैं जिस घर में ऐसे बच्चे होते हैं। मैंने ये खुद देखा, मेरा पर्सनल एक अच्छे से एक्सपीरियंस है मेरा उस फैमिली को, हालांकि वो गरीब फैमिली है मगर अल्लाह उसको पता नहीं कहाँ से दे रहा होता है। डॉक्टर साहब अब एक औलाद को जब आप इस तरह से अपने सामने देखते हो ना, तो एक जो तकलीफ होती है, फिर अल्लाह उसको इतना कुछ दे देता है कि इसके साथ एक इतनी बड़ी तकलीफ है। जैसे कहते हैं माँ अपनी औलाद को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती, तो वो रब भी अपने बंदों को कैसे तकलीफ में इतना मुझे माशाल्लाह खुशी होती है उस वक्त। और मैं इतना सीरियस बच्चों को देखता हूँ, और वो माँ जिसका इतनी ताकत भी नहीं है, वो बच्चों को लेके भाग रही है, आ रही है, और आंसू भी रो रही है, कैल मैं देखा हूँ यार क्या कुदरत है। हालांकि ये चाहे तो कहे कि भाई अल्लाह ने नहीं क्या दे दिया, मैं रख दो कौन नहीं, उनसे ज्यादा मोहब्बत है उनको, मोहब्बत है समझना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हमें भी उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। हमारे यहाँ जो ऐसे बिल्कुल हैंडीकैप्स के जो बच्चे हुए हैं, जो इनकम्प्लीट यानी पार्शियल हुए हैं, इनके हमारे यहाँ बाकायदा इदारे बने हुए हैं, बहुत से इदारे कराची में इंटरनेशनल लेवल पर हैं। हमें उनकी मदद करना चाहिए, हमें उनके जाए उन इदारों के विजिट करें, उन बच्चों से मिलें। हम हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इदारे, बड़े पॉपुलर इदारे हैं जो बाकायदा उनको मैनेज करते हैं। हम भी जाता हूँ, मैं भी एक बड़े इदारा ऐसे ही है जो मैं सरपरस्त हूँ उस इदारे का, और मैं रेगुलरली जो है उस बेसिस पे उसके पास जाता हूँ, बच्चों के पास भी जाता हूँ। ईद बकरीद है और दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं, हम जाते हैं। बड़े बासलाहियत बच्चे, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पिछले दिनों मैंने देखा कि उस इदारे का एक हैंडीकैप बच्ची जो बिल्कुल मतलब वहाँ कर रही थी, वो डॉक्टर बनी है माशाल्लाह, माशाल्लाह। यानी इतना हैरान कौन है एक बच्चा मैंने देखा, एक बाकायदा बच्ची गुलकार बन गई है, हालांकि वो बोल नहीं आ रही, लेकिन उसने म्यूजिक कहाँ से सीखा, क्या हुआ। आप इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के हैं या दूसरे बच्चे हैं, इनको अगर आप तरबियत दें तो ये भी आपके कारआमद हो सकते हैं आपके मुल्क के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इधर एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक बच्ची मैंने कहीं देखी, बड़े करीब लोग हैं मेरे, उनका नाम नहीं ले सकती, कि जब वो बच्ची पैदा हुई तो वो दिखने में बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, अब वो जब थोड़ी बड़ी हुई है तो एक उसका ऐसा लगता है कि सोच समझ उतनी नहीं है, एक वो चल नहीं सकती है, वो अपने आप को ऐसे ज़मीन पे हाथ रख के चलती है, दूसरा वो सुनती नहीं है। जब वो सुनेगी नहीं तो वो बोलेगी कैसे। सही है ना डॉक्टर साहब, क्या उसकी भी यही वजह हो सकती है कि बच्ची पैदा वो ठीक हुई थी जब हमने उसे देखा। इस मर्ज को ऑटिज्म कहते हैं। और ये तकरीबन हमारे पास है, बाज़ औक़ात पहले तो बहुत ज़्यादा था, 30% था ये, अब ये थोड़ा कम होगी, मतलब बेहतरी आ गई है, 5-10%, 8% के करीब ये चीज़ें आ जाती हैं बच्चों में, हैं। अच्छा, कान का सुनने का भी है, बाज़ औक़ात आँखों का भी है, विजन भी कम हो जाती है। यही बच्चे हैं जिसे आप कह रही हैं, तकरीबन 3 साल बाद 5 साल बाद ये खड़ी भी होगी, चलेगी भी। इसकी हर चीज़ डिले होगी।
अच्छा। जैसे मैं बात कर रहे थे ना, हाँ। तो ये हल्का काम डिले होगा, बिल्कुल चलेगी ये बच्ची, इसमें आप ये नाउम्मीद नहीं हो, और चलेगी, और ये काफ़ी हद तक जो है परफॉर्म्स करेगी, अपने आप को ढाल लेगी इस काम में कि मुझे सुना ही नहीं आ रहा लेकिन बात क्या हो रही है, बात क्या समझ आ रही है। इनकी एजुकेशन से हैं, आप मैं ऐसी बच्ची का आप मशवरा दें कि हमारे इदारे बने हुए हैं यहाँ, वहाँ जाएँ, उनकी बाकायदा उनकी तालीम होती है, ये बच्चे अपनी मतलब किसी हद तक ये डिपेंडेंट तो सारी ज़िंदगी रहेंगे दूसरों के ना, हैं, लेकिन डिपेंडेंसी इनकी कम हो जाती है, कम हो जाती है, इनकी दिलचस्पियाँ बन जाती हैं। मेरी एक ऐसे एक गुजर हुआ, मैंने एक पेशेंट देखा अपना, वो तकरीबन बच्ची की 15-16 साल की उम्र थी, डाउन सिंड्रोम था उसको, आईक्यू लेवल, ये मतलब बातें जो थी वो लाजियों ने पूरी आईक्यू लेवल की बात नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी पेरेंट ने मुझे बताया, उनकी मदर ने बताया कि डॉक्टर साहब ये इतनी अच्छी पेंटिंग करती है कि आपको हैरानी होगी। देखें तो मैंने कहा ये कैसे कर रही है? कहने लगे इसने, हमने शुरू में जब चीज़ें दी लाके तो इसने पेंसिल ऊपर नीचे चलानी शुरू की, आज ये इसको आप तस्वीर दें, ये वो सारी बात अंडरस्टैंड करेगी, आपके सामने पेंटिंग बना के रख देगी। देखिए क्वालिटी देखिए आप, समझे ना। और मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप्स के बच्चे हैं, इनके लिए आप मायूस ना हो, आप घर में अपने रह के भी इनकी तरबियत कर सकते हैं। आप ये नहीं जैसे मैंने कहा ना कि इदारों में जाओ, आप इदारों में नहीं, आप घर में भी इनकी तरबियत कर सकते हैं, इनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। इनका इग्नोरेंस जो है बिल्कुल किसी भी शरीयत में नहीं है कि आप इनको इग्नोर कर दें, आप समझे ना। बहुत सी चीज़ें, बड़ा अफसोस होता है एक बात पे, मैं इसी किस्म के एक इदारे में एक मरतबा गया, मैं सरपरस्त से आला था, बहुत बड़ी मीटिंग थी, सियासी लीडर भी थे, सब लोग थे, उसमें उन बताया गया कि हम वो बच्चे, ये जो बच्चे हैं इस पर 300-400 वहाँ थे, उसने बताया मुझे कि ये बच्चे आपको मालूम है हमें कहाँ से मिलते हैं? कचरे कुंडी से मिले हमें, कोई हम बाहर दरवाजे पे खोल छोड़ के चला गया, समझे ना। अब आप सुन के देखें क्या अजीब कहानी है ये, होता है कि हम लोग ये कितना से हम कर लेते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पेरेंट को हम कह रहे हैं कि वाकई ये कैसे इनकी रिमार्केबल, इनकी माशाल्लाह इनकी सोचें हैं, खूबसूरत सोचें हैं, और एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि वो बच्चे ये फेंक के भी जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं, क्या है, किस तरह से? भले मैं कहता हूँ चलो ठीक है, नाजायज़ बच्चे हों, मुमकिन है नाजायज बच्चे हों, लेकिन बच्चे तो है ना, आप कचरा कुंडी में आप फेंक देते हैं, आप समझे ना। अभी पिछले दिनों अभी आई थी, इतनी यानी हौलनाक ये स्टोरी थी कि कचरा कुंडी से ट्विंस बच्चे मिले थे, समझे ना। वही कचरा कुंड बच्चा वहीं बच्चे जो है कचरा वगैरह चुन रहा था, तो उसने देखा उसमें से एक बच्चे की डेथ हुई है, न्यूबॉर्न था, एक को उन्होंने दिया किसी को। यार मैं सोचता हूँ इस मुल्क में क्या है और कहाँ गए। लेकिन यहाँ पर जहाँ अगर हम देखें कि ऐसे लोग भी मुझे जो फेंक के गए, और ऐसे लोग भी हैं जो उन्होंने उठा के उनको अपने बच्चों से ज्यादा अजीज रखा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमारा मुल्क, ये हमारा इस्लाम कहता है इन बातों को। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी नाज़रीन कहीं ना जाएं, देखते रहे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये है ना, आप इनके पास अभी भी देखेंगे। जी नाज़रीन हम ब्रेक से वापस आ गए। ब्रेक पे मैं गई और मैं डॉक्टर साहब के साथ इतना अपने ये जो टॉपिक है इस पे बातें शुरू कर दी कि मैं भूल गई कि मैं ब्रेक से वापस आ गई हूँ, और मुझे बता रहे हम ब्रेक से वापस आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरी अपनी फैमिली, इनको पता है कि भाई टॉपिक पे ही बात हो रही होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिस बच्चे को कम उम्र में अगर ये झटकों की फिट्स की बीमारी है, अल्लाह ना करे ये जानलेवा भी है। बहुत अच्छा। असल में आप जो क्वेश्चन कर रही हैं, हम यही मेरा मकसद भी था कि ये चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं ना। देखिए जो मैंने फिट्स का जिक्र किया था, जो पहले दिन के जो बच्चों को फिट्स आ रहे थे जिनमें ब्रेन डैमेज भी हो रहा था, है ना, उसमें जो है उसमें डेथ रेट ज़्यादा है, उसमें डेथ हो जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि आजकल हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह, और जो हमारे पेशेंट हैं उनकी जो यानी ऐसे मरीज़ों के जो वालिदैन वो पढ़े लिखे हैं, तो बहुत जल्दी बच्चा सेफ हो जाता है। लेकिन पहले सबसे ज़्यादा रेट, मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था इसका। वो बच्चे जो 3 साल से ऊपर के झटके जिनको आते हैं, यानी जिनके बुखार में झटके आते हैं, उसमें भी डेथ रेट बहुत ही कम है, ना होने के बराबर। ये जो इसमें जो डेथ होती है वो नेग्लिजेंस की वजह से होती है, यानी लापरवाही, पेरेंट की लापरवाही। ऐसे कोई भी झटका या फिट्स
जो फिब्राइल से हो या नॉन फिब्राइल को, नॉन स्पेसिफिक हो, मोर देन 5 मिनट या मोर देन 10 मिनट से होगा, वो रिस्क पर है, वो खतरे पर है। हाँ। है ना। ऐसा फिट जो जल्दी 2 3 4 मिनट के अंदर हो जाए, 5 मिनट हो जाए, उनको हम सेव कर लेते हैं। ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं जो आधा आधा घंटे जो है वो उनको जो फिट्स हो रहे हैं और वो उनको तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं कि नहीं इनको तो होते रहते हैं फिट, तो वो खतरनाक है। अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब, यही मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ कि मेरा भांजा, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, वो जब छोटा था बहुत, तो इसी तरह का उसका हुआ और उसके साथ ना उसकी आंखें ब्लैक वाली एकदम से ऊपर चली गई। मतलब हमें तो जैसे इस तरह देखा ना, हमने तो 1 मिनट ही नहीं लगाया, ये नहीं पता था पैर में जूती है या नहीं है, फौरन जो करीब हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए उसको। पर उसके बाद हम क्या करते थे उस बच्चे के लिए, जो वो बहन बताती है कि उसको हल्का सा भी फील हुआ ना कि फीवर है, उसे चेक करते थे कि बुखार बढ़े ना। जरा इस पे भी बताएं कि जिनको ये प्रॉब्लम होती है, आया उसका फीवर बढ़ना नहीं चाहिए जिससे ज्यादा मुश्किलात हो सकती है, ऐसा कुछ है? देखिए बहुत ही, देखिए तजर्बा इंसान को सब कुछ सिखा देता है। ये बिल्कुल आप सही है। जैसे मैंने मुख्तसर अभी कहा था कि जिन बच्चों को बुखार की वजह से यानी फीवर की वजह से झटके आते हैं, इन बच्चों में एक क्वालिटी ये होती है कि ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये बच्चे। थोड़ा सा फीवर हुआ, 102 103 इनको झटका आ गया, तो हमें ये चाहिए कि इन बच्चों की जो सेंसिटिविटी है, हमें थर्मामीटर घर में रखना चाहिए और वो उसको हिसाब से 101 से ऊपर बढ़ने ना दें आप टेम्परेचर। अच्छा, बढ़ने का ना बढ़ने का तरीका बड़ा आसान है कि आप उसको नहीं बढ़ने दें। घर में पानी मौजूद है, ठंडा पानी मौजूद है, सर पे डाल दें, हाथ पैरों में डाल दें और पंखा वंखा खोल दें। जब हवा लगेगी, बाहर का टेम्परेचर टकराएगा बॉडी के आपसे, तो बॉडी के टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करेगा। एक्लिमेटाइजेशन हम लोग कहते हैं इसे। वो झटका कंट्रोल, घर में कंट्रोल हो गया। अब आपने देखा कि झटके आए, फिर से आप लेके भागे हैं, जब हॉस्पिटल भागे तो देखिए कई इमरजेंसी बीच में आपके साथ हो सकती हैं। आपकी गाड़ी मिली नहीं मिली, गेटॉल है नहीं है। अच्छा, फिर मैंने देखा कि जो मैं खुद इसमें बैठता हूँ तो माशाल्लाह एक अच्छा डॉक्टर हूँ माना जाता है, जो ऐसे बच के कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी दिखा दें। अच्छा, वो बच्चे ऐसे हैं कि मेरा चैम्बर बना हुआ है, वो गार्डों को हटा के कूद के सीधे अंदर घुसेंगे, अंदर आएंगे। अच्छा, आगे बैठे के साथ देखें जब हम ठीक है झटका आ रहा है, तो उनको बताया जाता है कि बीवी ये जो झटका आ रहा है अभी ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, देखिए अभी कुछ देर में ठीक होएगा, ओह सॉरी में ठीक हो जाता, तो उनको एजुकेट किया जाता है ना। तो एजुकेशन एक बड़ी चीज़ है। आप आज के बाद अपने ये मीडिया के थ्रू ये बात करेंगे कि जब भी ऐसे तमाम बच्चे जिनको झटके आ रहे हैं, फीवर से आ रहे हैं झटके, तो लाजमी अपने आपके घर में जो टेप वाटर है, अगर ठंडा नहीं है, फ्रिज नहीं है, कोई बात नहीं है, आप संडे से आप सर को हाथ पैरों गीला करें फौरन, है ना। अगर बर्फ़ मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है ना। ये करें, घर में करेंगे और पंखा खोल दें या हवा चलें उसे, और आप ये बच्चों को देखेंगे 5-10 मिनट में बच्चे ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। इसका पीरियड दो बड़े पीरियड दो हैं इनके। एक तो झटके आ गए तो वो बच्चा अनकॉन्शियस है, उसकी आंखें ऊपर रोल हो जाएंगी। अब झटकों की बहुत सी किस्में, कभी किसी में एक हाथ हिल रहा है, किसी में हाथ पैर हिल रहा है, किसी में पूरी बॉडी हिल रही है, किसी में हाफ बॉडी हिल रही है। इसकी वजह से वो क्लासीफाई हम लोग कर देते हैं। फिर उसके बाद वो जब बच्चा रिलैक्स हो जाता है तो रिलैक्सिंग पीरियड में आ जाता है। लेकिन बेसिकली आप हर घर में, ये मैं कहता हूँ आज से ये हर बात समझ लें कि हमारे पानी की बोतल जो घर में रखी हुई है आपके पीने के लिए है, लेकिन एक इमरजेंसी के लिए बेस्ट है। तो ये आप पहले करें, फिर बाद में डॉक्टरों के पास भागें आप, ठीक है। अच्छा, अब वजह जो है इसकी, ये बच्चे जितने भी हैं इनमें डेथ बहुत ही कम है, नहीं होती डेथ इसमें, इसलिए कि इसमें जो फीवर है ना, फीवर ज़रूर जाता है ब्रेन में, जाता होता है, प्रोसेस वही है कि आपके घर दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, न्यूरॉन कहलाते हैं हमारे बॉडी के, जो न्यूरॉन्स होते हैं नर्व सिस्टम से जिससे चलता है, वो हमारे हाइपर सेंसिटिव होते हैं। असल में इसमें अल्लाह ताला ने बड़ा अजीब सिस्टम रखा हुआ है, इसमें बिजली रखी हुई, इलेक्ट्रिक रखी हुई है इसके अंदर। वो इलेक्ट्रिक जब हमने देखते हैं कि वो हाइपर एक्टिव होंगे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू हो जाएंगे। आप देखते हैं लाइट कभी कभी तेज चल जाती है, कभी कम हो जाती है। ये तेज वाली लाइट आप देखिए चीज़ों को उड़ाती है, बिल्कुल सिस्टम यही है। वहाँ की इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस बढ़े, इसने बॉडी को डैमेज किया, ठीक है। उसको रेगुलेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, एक तो हम जो फिजिकल फैक्टर होता था, यानी उसको हमने बॉडी टेम्परेचर सेटल किया, फिर हमारे पास ड्रग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जिसकी जो एक्टिविटी को कम कर देते हैं, वो ड्रग उसको हम सीडेट कर देते हैं। जब बच्चा सोएगा तो सारे रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन होंगे, जब स्लो डाउन होंगे तो फिर ख़त्म होंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये चीज़ें दोबारा टकरेंगी, दोबारा अगर उसके जो इन कांटेक्ट में आएंगी तो फिर फिट्स पड़ेगा। हमने ये देखा है, मेरा जो ख़ास तजर्बा है, कि ऐसे पेशेंट जिनको 3 या 3 से ज़्यादा मरतबा
फिब्राइल फिट्स पड़ जाते हैं, उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। वो अच्छा थोड़े से रिस्क पे हो जाते हैं। अच्छा हाँ, उनमें कोई ना कोई ब्रेन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक अच्छा, वो बच्चे जो 1 या 2 मरतबा जिनको झटके आते हैं, उनकी कोई डैमेजेस उनके नहीं होते, वो बाद में नहीं होते उनको। अच्छा बस ये शुरू में 1-2 दफ़ा हो गए, बस खत्म, वो बस बाद में खत्म नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं नॉर्मल अपनी। लाइफ तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, ये जो मैंने देखा है कि ये 2 एक 2 बार जो इनको झटके आ रहे हैं बुखार की वजह से, तो हुआ क्या? बुखार ने किया क्या? एक तो डैमेज किया था। जी ऐसे बच्चों में 2 चीज़ें अहम है, एक कैल्शियम लेवल होता है, एक ग्लूकोज लेवल होता है। ये दोनों कम हो जाते हैं। किसी में अच्छा कैल्शियम कम होता है, उससे झटके पड़ते हैं, इसको कहते हैं हाइपोकैल्सियमिक फिट्स कहते हैं। ठीक होते हैं फेब्राइल है, हम्म यानी होते हैं फीवर की वजह से। देखिए, हम कहेंगे कैल्शियम कम हो गया, हाँ कैल्शियम की समझे ना, कमी की वजह विटामिन से कम हो गया, अच्छा D3 कम हो गया। ठीक है हाँ, अभी नई रिसर्च ये है कि हम कहते हैं D3 जो विटामिन डी जो है वो कम हो रहा है। फिट्स में एक मैंने स्टडी कर रहा था, मैंने देखा D3 बहुत अहम रोल प्ले करता है, समझे ना। ये जो मैंने कहा था छोटे बच्चे जो जिनको जॉन्डिस हो गया था, हम कहते हैं कि फोटोथेरेपी करें या सनरेज के सामने रखें, तो इसकी लॉजिक भी यही थी। इन बच्चों को जो इतना डेंजरस हो गए थे, कैल्शियम भी कम हुआ, ग्लूकोज भी कम हुआ, इनका इनका D3 भी कम हुआ, ओह, जो हम फौरी तौर पे सन से लेते हैं, सब में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन की कमी जो है ये सबब बन जाती है। ऐसे बच्चे जो मैं समझता हूँ कि न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, जो नॉर्मल थे, उनका उम्र 3 महीने से ऊपर हो गया, डॉक्टरों से चेकअप ज़रूरी है, ताकि वो टेस्ट कर ले कि इनका कैल्शियम लेवल तो कम नहीं हो गया, इनका D3 तो कम नहीं हो गया, इनका HB तो कम नहीं हो गया। हमारा ये कम का लेवल जो है हमारे मुल्क में ज़्यादा पाया जाता है, हाई का लेवल कम पाया जाता कम है। पा तो लेते हमें चाहिए कि हम वो हाई कम के लेवल को बराबर करें, ताकि आपके बच्चा हेल्थी बच्चा कहलाए। डाइट तो बच्चा सब है, देखिए डाइट तो बच्चों की दूध ही होती है ना, जी जी तो दूध में तो सब चीज़ें मौजूद हैं। जी फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? फिर इसकी भी बड़ी वजह बन जाती हैं कि ये बच्चे दूध पीने के बावजूद ये कम कैसे हो जाता है। इसमें कुछ बच्चों को जैसे डायरिया हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, किसी का डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं है, किसी इन्फेक्शन है, उनमें ये कम हो जाते हैं। अब किसी किसी में ज़्यादा कम हो जाते हैं, नहीं कुछ में कम हो जाए, दूसरी चीज़ें होती हैं, किसी में कैल्शियम कम हो रहा है ना, किसी में आयरन कम हो रहा है। लेकिन जिनमें कैल्शियम कम हो रहा है, D3 उनको फिट्स पड़ेगा, जिनका आयरन कम हो रहा है या तो उनको फिट्स नहीं पड़ेंगे, उनकी कोई दूसरी प्रॉब्लम है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों का एक चेकअप बहुत ज़रूरी है, सही ना। और आपका जो सवाल था कि भाई वो बच्चों की डेथ होती ही नहीं होती, तो मैंने आपको बताया था कि शुरू के जो बच्चे हैं उनमें डेथ रेट ज़्यादा है, जो बाद के जो बच्चे हैं उनमें डेथ रेट कम है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब थोड़ा सा हम कोविड-19 की तरफ आते हैं। क्या उन अल्लाह हाफिज करने वाले हैं हम उसे, या फिर हम खड़े हैं कि दूसरी तीसरी चौथी बार फिर वेलकम करेंगे? क्या सिचुएशन है, थोड़ी सी उस पर बात अल्लाह का करते हैं। बहुत शुक्र है, मालिक का बड़ा एहसान है। मैंने आपको शुरू में फरवरी के इंटरव्यू में मैंने बताया था कि ये लय ख़त्म हो रही है और अभी हम इससे छुटकारा हासिल तकरीबन कर चुके हैं। ये अभी भी जो डेथ हो रही है इनसे, ये जो ओमिक्रॉन से नहीं हो रही है, ये अभी भी डेल्टा ही मौजूद है। वही जो हमारे इमरजेंसी में ICU में लोग थे, उन्हीं की डेथ हो रही है, उनको कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब ये तकरीबन ख़त्म हो गया, खैर में खत्म हुआ। अब ये उसी के फ्लू में आ गया, ये फ्लू लाइक सिम्टम में आ गया। WHO की रिकमेंडेशन है, समझे ना, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कहा हुआ ये बात कि अब ये कोविड-19 जो है ये हमारा फ्लू लाइक सिम्टोमोलॉजी में आ गया। ये अब ये फ्लू लाइक वायरस हो गया ये। अच्छा या अब इसमें ये मैंने शायद आपको याद है मैंने कहा था ये कि ये हमारे इसमें इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जब ये फ्लू का हमारा जो आया था 70-80s में जो आया था फ्लू हुआ था, उसको वही बहुत डेंजरस हुआ था। फिर बाद में वो काउंटों में आ गया, काउंटिंग में आ गया। इसी तरह ये बहुत शुक्र है, हम इसको बाय बाय कहने वाले हैं। हम इस कोविड-19 को, इनसे हमारा छुटकारा है। अब हम जहाँ दिल जाएं। सबसे बड़ी बात ये कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात ये थी कि मैं तकरीबन 2 साल वो हो गया, तीसरा साल 2 साल से मैं हज पे जाने की अटैम्प्ट कर रहा हूँ। है उम्र मैंने कर लेता हूँ जाके, लेकिन देखिए हज की और बात है ना। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा हज होगा। आप लोग दुआ करें कि ये वाक़या जो है बेहतर हो, हम हज कर सकें। ये एक लाजिमत है, एक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी भी है, शौक भी है, जज्बा भी है, ये सब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी एक बात से मुझे अब ऐसे ही एक बात याद आ गई, फिर थोड़ा महंगाई की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि शुरू में इसकी शिद्दत ज्यादा थी, अब वो फ्लू की तरफ चली गई, यानी कि मोहब्बत में भी शुरू में शिद्दत ज्यादा होती है, फिर एंड में कम हो जाती है। थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं। शुरू में शिद्दत, आप देखिए मोहब्बत भी अगर आपको हो
तो वो शुरू में एक शिद्दत बड़ी होती है, आप रह नहीं सकेंगे या आपको आदत हो जाएगी कुछ, और बाद में उसी से थोड़ी थोड़ी दूरी हो जाती है। ये क्यों, कोई भी चीज शुरू में शिद्दत क्यों इतनी इख्तियार करती है? बिल्कुल सही है। देखिए, इंसानी फितरत हाँ। मोहब्बत पर है। एक बात हाँ बताइए, हाँ जी इंसानी फितरत मोहब्बत पर है, अमन पर है। जी। इंसान की फितरत में झगड़ा नहीं नहीं है। ये झगड़ा शैतान से आया, हाँ समझे ना। अल्लाह ताला ने जो इंसान बनाया था वो मोहब्बत के लिए बनाया था, आपस में दोस्तियों के लिए बनाया था, मगर हमने इसका मिस यूज़ किया। सबसे बड़ी चीज़ जो मोहब्बत की है अल्लाह ताला ने बताई, वो माँ बाप की मोहब्बत। और माँ असल में उसको दुनिया बनाने का मकसद ये था कि अल्लाह को पहचाना जाए, हाँ ठीक है ना। तो अल्लाह को पहचानने के लिए कोई ऐसी मोहब्बत वाली चीज़ आपको वो देगा, जिसकी मोहब्बत आपको कहेगी यार इतनी मोहब्बत है, तो फिर वो कहेगा कि इतनी मोहब्बत है तो मेरी इतनी है, हाँ मेरी 70 टाइम्स 70 टाइम्स ज़्यादा है मेरी मोहब्बत जो है। जी। तो वो चीज़ें जो है, अब ये होगी बात के कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम अपने अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। अब क्या इसका देखिए, अब सबसे पहले जो सबसे अहम रिश्ते माँ बाप से, मगर हमने क्या किया, उसको छोड़ा। आपके सामने इतनी मिसालें मौजूद हैं, बिल्कुल। बूढ़े वालिदैन को घर से निकाल दिया है, यही है ना भाई, मोहब्बत नहीं थी, ये मोहब्बत, मगर तुमने क्या किया, उसको चेंज किया, फितरत अपनी चेंज की तुमने। बहन भाइयों की मोहब्बतें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने देखा कि भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, बहन ने भाई को कत्ल कर दिया, ऐसा ही है ना। मियाँ बीवी की मोहब्बत मिसाली मोहब्बतें होती हैं, एंड पे पता लगा वो लग दिया। अब इसके पीछे एक जज्बा है, मैं आपको आज बात, ये जो मनफरतों का जलजला है, सिलसिला है कि उसने इसको मार दिया, इसको मार दिया, ये शैतानी जज्बा है, और ये जज्बा जो है गुस्से का है। अगर आज आप हर कौम का हर फर्द ये तय कर ले कि मैंने गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्से पे काबू करना है, तो मैं ये समझता हूँ सारे मसले हल होंगे, मोहब्बत मोहब्बत ही रहेगी हैं। और इसमें गुस्से के अंदर एक चीज़ आती है, नाक, मगरूरियत, प्राउडनेस। जब आप में प्राउडनेस आएगी कि मैं ये हूँ, वो ऐसा है, वो भाई मेरा मुझसे छोटा है, वो बहन मुझसे छोटी है, ये मेरी बीवी अपनी नाक कैसे ऊपर कर रही है, मैं इससे ज़्यादा बड़ा हूँ। बीवी सोचेगी ये कौन से आ गया मेरे बड़ा हुआ, मैं अब ज़्यादा काबिल हो गई हूँ, मैं घर चला रही हूँ, वैसे मैं ये कर रही हूँ, मैं वो, ये मैं हटनी चाहिए। ये मैं से सारे काम खराब, मैं से सारे काम होते हैं। तो ये मैं को मोहब्बत से बीच में उठाइए आप। मैं इसका जैसे मैं बता दूं, आज मेरा घराना ऐसा है कि मेरा पूरा ख़ानदान, अगर आप कभी विज़िट करें, मैं अपने खाने का, हालांकि मैं बड़ा नहीं हूँ, मुझसे बड़े मौजूद हैं, लेकिन मुझे बड़ा माना जाता है। इसकी वजह क्या है कि मैंने मैं नहीं रखी। आज किसी को प्रॉब्लम है, अभी भाग के पहुँचूँगा उसके पास, भले वो कहीं भी रहता हो। क्या हुआ भाई तुम्हें, ये कह लगे ये हुआ। आप मोहब्बत तो रखें, हैं, आप मोहब्बत रखें, बेलौज मोहब्बत रखें, आप मतलब नहीं रखें हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि आपकी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बतेगी। तो ये मैं आज का मैसेज देता हूँ, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, जहाँ तक पहुँचे मेरी मोहब्बत पहुँचे। अच्छा डॉक्टर साहब, महंगाई पे आएंगे, पर उससे पहले एक चीज़ की और मैं आपसे बात कर लूँ। अब चल ही पड़ी है बात, तो डॉक्टर साहब हम अपनी इस्लाह नहीं करते, पर हम अपने सामने किसी को भी देखें, कोई भी हो, चाहे वो रिश्ते में हो या ना हो, या किसी को मैंने ऐसे ही देख लिया और उसको मैंने किसी के साथ कोई बात करते हुए देख लिया, मैं अपने ऊपर बात करती हूँ, मैं किसी और का क्यों कहूँ ना, किसी को किसी से बात करते हुए देख लिया, कोई गलत रिलेशन भी नहीं है, पर हमने उसके लिए बहुत गलत सोच लिया। आप मुझे बताएं कि ये अमल कितना बुरा है। अब ये आप सोचेंगे, लोग सोचेंगे ये नहीं तो आज शो को कहीं और ले गई। आप मुझे ये बताएं, ये अमल कैसा है कि हम अपनी इस्लाह नहीं कर रहे, हम अपने आप को नहीं देख रहे, पर हम सामने वाले को देख रहे हैं कि आया ये कर रहा है तो ये गलत है, ये इसके साथ कर रही है या कर रहा है, या बैठा हुआ है या खड़ी हुई है या घूम रही है या कुछ भी है, ये तो बहुत गलत है। मैं तो मतलब मैं ये नहीं सोचता कि मैं कितना गलत हूँ या मैं कितनी गलत हूँ, मैं सामने वालों को गलत लाइन में क्यों खड़ा कर देती हूँ। और इसमें इस पे भी हम थोड़ी बात करेंगे कि हम किसी पे तोहमत अगर लगाते हैं तो वो रब को कितनी नागवार गुजरती है कि किसी पे तोहमत लगाना। बिल्कुल सही है, और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है और वो तालीम है। आपके पास एक्यूरेट तालीम हो, एजुकेशन जो है वो मजहबी तालीम हो, आपके पास शरीयत की तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, ये कभी ये जज्बे आप में नहीं पैदा होंगे, इसलिए कि शरीयत ने हमेशा इनकी नफ़ी की है। एक आला तालीम याफ्ता शख्स कभी इन बुराइयों में नहीं गिरेगा। अगर मैं सपोज मैंने अगर अपनी बीवी को इजाज़त दी है कि तुम बाहर चली जाओ, तो मैं अगर उसके साथ अगर वो ड्राइवर कोई आया, उसने फ़र्ज कह लिया उसने लिफ्ट करा के उसको घर छोड़ दिया, कहने का भाई ये रास्ते में खड़ी थी, मैंने घर भेज दिया। अब आप जज्बे से कहने की ये क्यों आया,
क्या ताल्लुक था क्या नहीं था। देखिए या तो मैं इजाज़त दूंगा तो मैं एक तालीमी याफ्ता शख्स हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दूंगा, मैं कभी उस पर शक नहीं करूंगा तुमने ऐसा क्यों किया, और वो बताएगी असल वजह क्या है। ये औरत को भी ये चाहिए कि जो एतमाद का इजहार हमने तुम पे किया है तुम भी उसी को उसी तरह करो, उसी तरह निभाओ। हमारी आज की औरत मैं बता दूं बहुत जल्दी स्लिप होती है। हाँ, वो ऐसा है। हाँ, बिल्कुल मैं मानती हूँ, जो बात हाँ, चीज तो मैंने देखी है। तो हाँ, ये चीजें जो है ना जेब नहीं देती। हाँ, इसके लिए हम वापस जाते हैं अपने शरीयत के ऊपर कि हमें औरत को बस घर में रखें, बाहर का काम की इजाजत हम उन्हीं को दें जो वाकई कॉन्फिडेंस से। देखिए बेनजीर भी तो थी, हैं, वो भी तो थी। आपके हजरत खतीजा का मिसाल है, तिजारत करती थी उस वक्त में, तिजारत क्या करती थी, को स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। और फिर ताहिरा मशहूर है उस वक्त माशरे में, ऐसा माशरा जहाँ पर हर जगह घर खराब था, आप ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। तो मैं कहता हूँ आदमी, वो मर्द हो या औरत हो, अपने में कॉन्फिडेंस पैदा करे, आला तालीम पकड़े, अपने औसाफ हमीदा अपने में रखे, तो मैं समझता हूँ आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, कोई तोहमत की नहीं होगी। दोनों में ऐसे बहुत से मैंने देखे डॉक्टर्स हैं, मियाँ बीवी डॉक्टर चला रहे, बड़ा कामयाब हुए, लेकिन कुछ ही दरवा पता लगा दोनों में क्लैश हो गया, सेम ना, पता लगा कुछ चीज़ें सामने आ गई, है ना। आपने बेहतरी की तरफ देखा, कानात पसंद। हमारा माशरा जो है और हमारी आज की औरत, ये हमारा आज का जो मर्द है, वो बेचैन तबीयत पाता है अपने से खूब तलाश है। उसने कहा यार ये बीवी मेरी अब चलो बूढ़ी हो गई है, चलो इस तरफ देख लो, मोटी हो गई है सब। बीवी ने कहा कि यार ये इतना ज्यादा तो मैं ही कमा रही हूँ, है सारी तो पैसा मेरा, ये कहाँ से खा रहा बैठा हुआ है, ये तो नहीं होगा, तो बस ठीक है मैं अपना कमाती हूँ, ये करती हूँ, मतलब ये किस्म की नेगेटिव सोची, ये शैतान है, ये शैतानियत है, ये शैतान हमारे साथ साथ लगा हुआ है। अगर आज हम ईमानदारी का जज्बा पैदा कर लें और शरीयत को लेके चलें, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें से हम बरीदमा हो सकते हैं, अपना घर भी अच्छा करेंगे, अपना मुल्क भी अच्छा करेंगे। हमें दूसरों में तोहमत लगाने से बेहतर है कि हम अपने आप पे नज़र करें, अपने गरबान में देखें कि हम क्या किस चीज़ में। बहुत प्यारी बात करती हैं आप, सवाल में जवाब मिलते हैं अगर हम ढूंढते हैं तो। देखिए यही है कि हम अपने आप के अपने अमल को देखें ना, अगर हम अपने अमल को देखेंगे तो आप कभी भी दूसरे पे उंगली नहीं उठाएंगे, बिल्कुल। और तो आज हमें चाहिए कि हमें अपने अमल पे जाए, अपने आप पर। उन लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम और जो रिपीट में भी हमारा शो देखें या यूट्यूब पे देखें, ये आज का मैसेज है कि किसी पे तोहमत लगाना, किसी को गलत साबित करना, किसी को गलत नज़र से देखना, जो नज़र आ रहा है शायद वो वैसा ना हो, कुछ और हो। मेरे हाल से हम अपने काम से काम रखें, हम अपने आप को बेहतर करें, ना कि हम दूसरों के अंदर नुक्स निकालें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू हूँ अपनी लाइफ में कि मैंने ज़िंदगी के अपने किसी भी टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी के करैक्टर पे बात नहीं की, कभी किसी को गलत नहीं कहा। डॉक्टर साहब अगर देखा भी, सही पता भी चला, मेरे सामने किसी ने कहा, तो मैंने, मेरा एक ही लफ्ज होता है, जो मुझे जानते हैं वो मेरी इस चीज की गवाही देंगे, मैं एक ही लफ्ज बोलती हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें मत किया करो, अल्लाह नाराज होता है। बहुत आला, किसी के ऐप पे पर्दा डालो, उसको खोलो मत, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं ये अमल करूंगी कहीं मेरे रब को मेरी ये बात बुरी ना लग जाए, तो मैं इसलिए बहुत डरती हूँ कि मैं अगर कभी देखती हूँ, मेरी कोशिश होती है इस बात को मेरे सामने कोई ना करे, मैं सुनूं भी ना, मैं कहीं गुनाहगार ना हो जाऊं सुन के। सही कह रहे हैं, बोलना तो दूर की आप बात सही कह रही हैं। अब बात आ गई तो एक छोटी सी बात कर दूं, है सियासी तौर पर भी है वो, लेकिन दिल को लगी तो बात कर रहा हूँ शहरियत के हिसाब से। पिछले दिनों मैंने एक बात सुनी, रेहम जो इमरान खान की बीवी थी, प्रीवियस बीवी थी, हाँ, तो उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया कि भाई इमरान खान कमजोर थे, ये था वो था, कुछ इस टाइप की थी। यानी मैं समझ लो वो बातें जो आपकी इंडोर हैं, आपकी बैठ की चीजें, आप यार पढ़े लिखे हो कि आप बाहर कैसे निकाल रही हो उस बात को? बिल्कुल ये गलत चीज है। ये अल्लाह कितना बड़ा पर्दापोश है, उसने आपका पर्दा हटा दिया तो फिर आप कहाँ जाओगे? मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ कि इमरान खान है या कौन है, मैं इंसानियत को देख रहा हूँ, मैं इंसानियत की फलाह को देख रहा हूँ, उसके उसूल को देख रहा हूँ। हमें पढ़ लिख के हम कितना क्यों भूल जाते हैं हम ये, कि हम किसी को जलील कर देंगे। देखिए जलील और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में, आपके कहने से क्या कोई जलील हो जाएगा? आप पे हर्फ आएगा। बिल्कुल है, अगर मैं कहता हूं कि अगर आपने ये देखा आपका शौहर अगर कोई गलत बात आपसे कर रहे हैं और आप हाईलाइट करती हैं, तो आप भी बराबर की शरीक हैं उसमें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक तरफा फैसला हुई है। तो आपके जहन में भी कोई गलत बात आई थी तो उसने की है, बात की है। तो मैं ये कहता हूं कि आप दोनों अपने को बराबर समझे, समझे? जैसे कहते हैं ना, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी है।
समझे ना। तो इसमें भी मैं कहता हूँ कि मैं कहता हूँ रेहाम को मैं मशवरा देता हूँ मीडिया के थ्रू कि खुदा के लिए वो बातें जो शरीयत के लिए जेब नहीं देती, शरीयत को आप पढ़ती हैं, आप बेहतरीन, आप स्कॉलर हैं, आप एक एंकर अच्छी हैं, अच्छी आपके पास नॉलेज है, आप उन चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को लेके जाएं ताकि अल्लाह आपकी रहनुमाई करे, आपने मुकाम हासिल करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुख्तलिफ टॉपिक्स पे भी बात करके, मतलब सिर्फ अपने वो जो हम स्पेसिफिक एक टॉपिक है उससे हटके भी हम लोगों ने बात की, तो उसके लिए बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी नाज़रीन, आज जो डॉक्टर साहब ने बात की कि औरत जो है वो अपने पार्टनर यानी अपने शौहर का पर्दा रखे, तो वाकई जो औरतें मुझे देख रही हैं, आपका मर्द आपकी जितनी डिमांड है अगर उस पर पूरा उतर सकता है तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं भी उतर सकता, कुछ कमी है, तो खुदारा उसको छुपा के रखें। ये वो रिश्ता है जिसमें कमियां छुपाई जाती हैं, ये वो रिश्ता नहीं है जिसमें दुनिया को कमियां बताई जाती हैं। और औरत जो है अगर वो अपने शौहर की कमी अपनी माँ से भी डिस्कस करती है तो वो बहुत बड़ी गुनहगार है। इस चीज़ को याद रखें। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।